अगर आप पावर बीआई में मल्टीपल टेबल्स पे काम करते हो तो ये वीडियो पूरी आपके लिए, ये वाले लेक्चर को एंड तक के देखना। इससे आप डेटा मॉडल बनाना और कार्डिनैलिटीज ये सारी चीज़ें सीखोगे। ठीक है। अपन यहाँ पे जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उस पर अपन एक डेटा मॉडल बनाएंगे। डेटा मॉडल बनाने की तब ज़रूरत पड़ती है जब आपके पास एक से ज़्यादा टेबल्स आते हैं। जैसे इस केस में अपने पास यहाँ पे एक कस्टमर टेबल है, लोकेशन टेबल है, ऑर्डर्स और प्रोडक्ट। बेसिकली एक ये स्मॉल डेटा सेट है जिसमें आपके पास हर एक ऑर्डर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, लाइक वो किस पर्सन ने परचेज किया, कौन सा प्रोडक्ट था, किस लोकेशन पे परचेज किया, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अलग अलग टेबल्स में है। जैसे यहाँ पे ऑर्डर्स की इंफॉर्मेशन पे सिर्फ ऑर्डर की डिटेल है कि किस प्रोडक्ट आईडी का था वो, किस लोकेशन और ये। और यहाँ पे कस्टमर में कस्टमर की इंफॉर्मेशन है। जब भी आप इस टाइप के डेटा पे काम करते हो तो यहाँ पे अपन इन चारों को लोड कर लेते हैं। जैसे ही आपका डेटा लोड हो जाएगा आप यहाँ पे डेटा पेन पे देख सकते हो कि आपके चारों टेबल्स यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है। अपन यहाँ पे अगर मॉडल व्यू पे जाते हैं तो यहाँ पे बेसिकली आप अपना डेटा मॉडल क्रिएट करते हो। पावर बीआई क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपके डेटा में सिमिलर कॉलम देख के डेटा मॉडल क्रिएट कर लेता है। मगर इसको अपन स्टार्टिंग से एंडिंग तक के अपन खुद बनाना सीखेंगे। अब इसको बनाते कैसे हैं वो अपन देखते हैं। अब यहाँ पे जब आपके पास मल्टीपल टेबल्स आते हैं, जैसे अपने पास है यहाँ पे एक ऑर्डर्स टेबल। ठीक है। और यहाँ पे अपने पास एक कस्टमर टेबल। अब बेसिकली कस्टमर टेबल वो सारा इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है जो कस्टमर से रिलेटेड होती है, जैसे कि कस्टमर का नेम, उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस एंड अदर इन्फॉर्मेशन। और हर एक कस्टमर के पास एक यूनिक आईडी होती है, जैसे 1 2 3। इसी आईडी के थ्रू क्या किया जाता है, इसको पहचाना जाता है कि कौन सा कस्टमर की आईडी क्या है। अब यहाँ पे जो ऑर्डर टेबल होता है इसमें भी वो सेम सिमिलर कॉलम होता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा ट्रांजैक्शन किस कस्टमर ने किया है। जैसे यहाँ पे एक कस्टमर हो सकता है मल्टीपल प्रोडक्ट परचेज करें। यहाँ पे जैसे जो कस्टमर ए था उसने यहाँ पे 2 ऑर्डर्स करे थे। कस्टमर 2 ने एक ऑर्डर किया और कस्टमर 3 ने यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर्स करे। इस चीज़ को अगर आप यहाँ पे देखते हो टेबल व्यू पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ऑर्डर्स टेबल है इसमें आपके पास ऑर्डर की इंफॉर्मेशन के साथ साथ कस्टमर आईडी गिवन है। ठीक है, कि कौन सा प्रोडक्ट किस कस्टमर ने परचेज किया। ऐसे यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी गिवन है और लोकेशन आईडी गिवन है। आपके पास यहाँ पे हर एक लोकेशन की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक लोकेशन आईडी गिवन होती है। अब यहाँ पे आपको अगर कभी एक टेबल से और दूसरे टेबल से दोनों से ही डेटा लाना रहता है तो वहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ होती है कि यहाँ पे जो डेटा मॉडल होता है उसके टेबल्स के बीच में आपस में एक कनेक्शंस हो। ठीक है। यहाँ पे जो आप इनके बीच में लाइन देख रहे हो ये टेबल कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, ये डिफाइन करते हैं कि टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप होता है। अब यहाँ पे अपन बेसिकली इसको स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो अपन यहाँ से इसे अभी के लिए डिलीट कर देते हैं। पावर बीआई क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपका कनेक्शंस बना देता है, उसको जो सूटेबल लगते हैं वो वहां से कनेक्ट कर देता है। मगर इसको अपन खुद से ही देखेंगे तो यहाँ पे अभी के लिए मैं इन सबको क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक भी टेबल किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। अब जब ये कनेक्टेड नहीं होते हैं तो किस टाइप की प्रॉब्लम आप फेस करते हो अपन वो देखते हैं। जब आप एक रिपोर्ट बना रहे होते हो और इसमें एक डेटा लाना है आपको एक टेबल से और दूसरा डेटा दूसरे टेबल से लाना होता है। जैसे मैं कस्टमर नेम और टोटल सेल्स देखना चाहता हूँ कि हर एक कस्टमर ने टोटल सेल्स कितनी करी है, तो मैंने यहाँ पे एक चार्ट ले लिया सिंपल। ठीक है। कस्टमर टेबल से कस्टमर का नेम लिया तो यहाँ पे आपके सारे नेम्स आ जाएंगे। और यहाँ पे मैंने ऑर्डर्स टेबल से, ठीक है ये दूसरा टेबल है ऑर्डर्स, इससे मैंने टोटल सेल्स अमाउंट ले लिया। तो आप देख सकते हो आपको एक प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी कि यहाँ पे सबका अमाउंट एग्जैक्टली सेम आ रहा है। बेसिकली ये जो अमाउंट आ रहा है ये टोटल सेल्स का है। जब पावर बीआई को नहीं पता होता है कि कौन सा रिकॉर्ड किस रिकॉर्ड से मैच कर रहा होता है तो इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। इसका सोल्यूशन क्या होता है, इसका सोल्यूशन होता है कि आप डेटा में टेबल्स को आपस में कनेक्ट कर दो। अब टेबल्स को कनेक्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, यहाँ पे आपने देखा कि कस्टमर टेबल पे भी कस्टमर आईडी है। ठीक है। और ऑर्डर टेबल में भी कस्टमर की आईडी है।
आप बेसिकली दोनों टेबल्स को कनेक्ट करने के लिए इस सिमिलर कॉलम को फाइंड आउट करते हो कि इन दोनों में क्या है, और इन दोनों को क्या करते हो, यूज करते हो इन दोनों के बीच में कनेक्शंस बनाने के लिए। तो अपन यहाँ पे इस कनेक्शन को बना के देखते हैं। पावर बीआई में इसका कनेक्शन बनाने के लिए आपको करना क्या होता है, जैसे मैं अभी कस्टमर और ऑर्डर्स इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए मेरे को दोनों में सिमिलर कॉलम फाइंड आउट करना होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि कस्टमर आईडी ऑर्डर वाले टेबल में था और कस्टमर में भी यहाँ पे कस्टमर आईडी था। तो मेरे को करना क्या होगा, इसको बस ड्रैग करना है और इस पर ड्रॉप करना है। जैसे आप ड्रैग और ड्रॉप करते हो, आपको एक कस्टमर आईडी को कस्टमर आईडी पे ही ड्रॉप करना है। तो यहाँ पे एक तरीके का न्यू रिलेशनशिप ओपन हो जाता है, और ये क्या बताएगा आपको कि फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल। तो यहाँ पे आप टेबल को सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने ऑर्डर टेबल सिलेक्ट करके रखा है, कस्टमर आईडी फील्ड है। ये दोनों सेक्शन क्यों फील्ड है, क्योंकि अपने ड्रैग ड्रॉप किया था, और कस्टमर टेबल का यहाँ पे कस्टमर आईडी सिलेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ पे आप एक चीज पे फोकस करना, कार्डिनैलिटी, इसको अभी अपन कवर करेंगे। बेसिकली आपको दोनों सिमिलर कॉलम बताने हैं और सेव कर देना है। जैसे आप सेव करोगे उन दोनों के बीच में एक आपको लाइन मिलेगी। ये जो लाइन होती है ये बताती है कि दोनों टेबल्स आपस में कनेक्टेड। आप इस पे होवर करोगे तो वो दोनों कॉलम्स को हाईलाइट भी कर देती है। अब वापस अपन अपने रिपोर्ट व्यू पे जाएंगे और आप देखोगे एक चेंज कि ऑटोमेटिकली क्या हुआ, यहाँ पे हर एक कस्टमर का रिकॉर्ड में कितनी टोटल सेल्स हुई वो पावर बीआई को पता चल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हो, दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बनाते हो। तो यहाँ पे अगर आप इसको रीड करते हो, तो व्हाट इज टेबल रिलेशनशिप? टेबल रिलेशनशिप इज अ कनेक्शन बिटवीन टू टेबल्स that tells Power BI how data in one table is related to data in another table। अपन ने अभी जैसे ऑर्डर्स और कस्टमर के बीच में डेटा को रिलेट किया। दिस रिलेशनशिप इज यूजुअली क्रिएटेड यूजिंग अ कॉमन कॉलम सच एज कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी और डेट, and it allow Power BI to combine data from multiple tables so you can analyze them together in report and visuals। ठीक है, तो ये होता है टेबल रिलेशनशिप। नेक्स्ट आता है, अभी अपन ने देखा था कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी बेसिकली क्या होता है, कार्डिनैलिटी टाइप ऑफ रिलेशनशिप बताता है कि दो टेबल्स के बीच में आपस में कौन सा रिलेशनशिप है। तो इसको रीड करते हैं। कार्डिनैलिटी डिस्क्राइब द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स बेस्ड ऑन हाउ मेनी टाइम्स अ वैल्यू इन वन टेबल्स कैन अपीयर compared to the another table। In simple word, it explain how many rows in one table are related to rows in another table। अगर अपन इसको समझें तो एक चीज देखना, अगर मान लो कस्टमर टेबल में सिर्फ 3 रिकॉर्ड है, कस्टमर 1, कस्टमर 2 और कस्टमर 3, तो इसमें सिर्फ 3 रो होंगी तीनों यूनिक कस्टमर की। और ये जो 1 है ये कितनी बार रिपीट हो सकता है, सिर्फ 1 बार। 2 भी एक ही बार रिपीट हो सकता है, 3 भी एक ही बार रिपीट हो सकता है। मगर जो ऑर्डर टेबल होता है, ऑर्डर टेबल में एक कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर्स लगा सकता है। इसलिए यहाँ पे एक 1 वाले जो कस्टमर है उसने एक ऑर्डर किया, 1 ने दोबारा भी ऑर्डर किया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे कस्टमर टेबल में 1 लिख दूं कि यहाँ पे एक रिकॉर्ड सिर्फ एक ही बार रिपीट हो सकता है, और ऑर्डर टेबल क्योंकि मल्टीपल टाइम रिपीट हो सकता है तो मैं यहाँ पे n लिख सकता हूँ। n को कुछ लोग डिनोट करते हैं अपन स्टार से भी कर सकते हैं। तो ये बताता है मैनी, ये मैनी है और ये 1 है। तो यहाँ पे जब रिलेशनशिप बनेगा तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ऑर्डर का कस्टमर से कैसा है, मैनी टू 1 का, और कस्टमर का ऑर्डर टेबल से कैसा रिलेशनशिप है, वो है यहाँ पे 1 टू मैनी का। 1 टू मैनी और मैनी टू 1 सबसे ज्यादा कॉमन रिलेशनशिप में से एक होते हैं। इसके अलावा दो और होते हैं, जब एक टेबल और दूसरे टेबल दोनों के बीच में एक सिंगल और यहाँ पे भी सिंगल रिकॉर्ड ही मैच होता है, तो फिर वो 1 टू 1 का कहलाता है। और एक होता है मैनी टू मैनी, जब यहाँ पे भी मैनी हो और यहाँ पे भी मैनी हो तो उसे मैनी टू मैनी कहते हैं। बेसिकली सबसे ज्यादा जो कॉमन होते हैं वो ये दोनों होते हैं। आपको 1 टू मैनी, मैनी टू 1, बेसिकली उन दोनों को रिवर्स पढ़ लो तो वो दोनों एक ही हैं। 1 टू 1 थोड़ा सा रेयरली आपको मिलेगा। जो मैनी टू मैनी होता है ये बहुत ज्यादा रेयर होता है। बेसिकली ये डायरेक्टली एग्जिस्ट नहीं करता, इसको एग्जिस्ट करने के लिए, इसको बनाने के लिए एक बीच में थर्ड टेबल की जरूरत पड़ती है। अपन इसको देखते हैं कि ये मैनी टू मैनी एक्चुअल में होता कैसे। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का डेटा मिला आपको जिसमें डॉक्टर्स और ऑपरेशन की इंफॉर्मेशन रहती है। अब यहाँ पे आप इमेजिन करना, क्या हॉस्पिटल में एक डॉक्टर लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही ऑपरेशन करता है?
वो पॉसिबल नहीं होता। वो लाइफ टाइम में एक डॉक्टर मल्टीपल ऑपरेशन कर सकता है, इसका मतलब एक डॉक्टर का रिकॉर्ड मल्टीपल ऑपरेशन से कनेक्ट हो सकता है। उसी तरफ क्या एक ऑपरेशन हमेशा सिर्फ एक ही सिंगल डॉक्टर परफॉर्म करता है? तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता, एक ऑपरेशन मल्टीपल डॉक्टर्स के थ्रू भी हो सकता है। तो इस टाइप के डेटा को आप डायरेक्टली दोनों टेबल्स को कनेक्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक थर्ड टेबल की जरूरत पड़ती है। जैसे मान दो यहाँ पे मैंने एक 1, 2 और 3 डॉक्टर हैं, 3 डॉक्टर हैं, और यहाँ पे 3 ऑपरेशन हुए हैं, ठीक है, ए बी और सी। अब जो डॉक्टर ए था उसने ए भी परफॉर्म किया है और बी भी परफॉर्म किया है, ठीक है। डॉक्टर बी ने ए में उसकी हेल्प करी थी, और इस तरीके से यहाँ पे मल्टीपल डॉक्टर्स ने मल्टीपल ऑपरेशन करे थे। अब डायरेक्टली तो इनको कनेक्ट करना मुश्किल होता है, तो आप एक थर्ड टेबल बनाते हो इनके सेंटर पे। मान लो यहाँ पे ऑपरेशन करके आ जाता है, ठीक है, ऑपरेशंस। तो यहाँ पे इन दोनों टेबल्स का कनेक्शन आता है। जैसे 1 जो था उसने ए वाला किया है, 1 ने बी वाला भी किया था, 2 ने ए वाले में भी हेल्प करी थी, और 3 ने सी वाला संभाल लिया था। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक टेबल इस तरीके से कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो होता है वो ये इससे 1 टू मैनी का रहेगा, और इससे मैनी टू 1 का। तो आप कह सकते हो डायरेक्टली कि डॉक्टर्स और ऑपरेशन इन दोनों के बीच में एक मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप होता है। तो इस तरीके से ये पॉसिबल हो पाता है एक बीच में थर्ड टेबल होने के कारण, ठीक है। और इसी को यहाँ पे कार्डिनैलिटी कहते हैं। जैसे यहाँ पे अपन ने देखा 1 to 1, वो 1 to many का, वेयर सिंगल वैल्यूज वन टेबल अपेयर्स मल्टीपल टाइम एंड अनदर। मैनी टू वन का, 1 to 1 का, और मैनी टू मैनी का। अब अपन वापस पावर बीआई में आ जाते हैं और बाकी के सारे टेबल्स को भी आपस में कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। अपन यहाँ पे डेटा मॉडल व्यू पे गए, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑर्डर्स वाला जो है वो कस्टमर से कनेक्ट हो गया है। अब अपन ऑर्डर्स वाले को लोकेशन से भी कनेक्ट कर देते हैं। लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए आपको ऑर्डर्स और लोकेशन के बीच में सिमिलर कॉलम पता करना है। अब वो है यहाँ पे लोकेशन आईडी। तो यहाँ पे लोकेशन टेबल में लोकेशन आईडी, और यहाँ पे ऑर्डर्स टेबल में लोकेशन आईडी। तो मेरे को करना क्या है, इसको ड्रैग करना है यहाँ से, और इस पे सिर्फ लोकेशन आईडी वाले कॉलम पे ही ड्रॉप करना है। जैसे मैंने इस पे ड्रॉप किया, ये सजेशन आता है। ये बेसिकली ऑटोमेटिकली कार्डिनैलिटी फिल कर देता है 1 to many की, इसे अपने को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पे अपन ने इसे सेव कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल्स में 1 स्टार दिख रहा है, और यहाँ पे एक तरफ स्टार दिख रहा है, क्योंकि लोकेशन का एक रिकॉर्ड है, एक ही बार आता है, और ऑर्डर्स टेबल में मल्टीपल टाइम वो रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 1 to many का रिकॉर्ड आ जाता है। अब अपन यहाँ पे प्रोडक्ट वाले टेबल्स को भी यहाँ पे कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है प्रोडक्ट आईडी, और इस प्रोडक्ट आईडी पे अपन ने ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया, तो यहाँ पे दोनों के बीच में कनेक्शन आ गया, और इसे सेव कर दिया, और इसे सेव कर दिया। अब यहाँ पे जब आपने सारे टेबल्स को आपस में कनेक्ट कर देते हो, तो जो एज अ कंप्लीट पिक्चर बनती है उसको एक डेटा मॉडल किया जाता है। जैसे अभी अपन ने जो ऑर्डर टेबल था उसको कस्टमर टेबल से क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। इसको यहाँ पे अपन ने प्रोडक्ट टेबल से भी ऐड कर दिया, इसको यहाँ से अपन ने लोकेशन टेबल से भी ऐड कर दिया, और हो सकता था अपने पास और भी टेबल्स होते, उनको भी आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते थे। तो जो यहाँ पे जो एज अ कंप्लीट पिक्चर बनती है, इसको यहाँ पे डेटा मॉडल कहा जाता है, और इसी को आप यहाँ पे मॉडल व्यू पे क्रिएट करते हो। अगर आप यहाँ पे रीड करके देखो, तो अ डेटा मॉडल इज कॉल्ड अ डेटा मॉडल, this is the structure which way which your data is organized inside Power BI so that it can be analyzed correctly and efficiently. It is not just the raw data you load, but the complete setup that defines how different tables work together. A Power BI model consists of tables, the relationship between those tables and columns, calculated column measures in hierarchy. ठीक है, तो डेटा मॉडल एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है
ठीक है, जो कि अपन ने यहाँ पे क्रिएट किया। अब डेटा मॉडल जब आप बनाते हो तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, वो अपन कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे फैक्ट और डायमेंशन टेबल का। बेसिकली एक फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल में अंतर क्या होता है, उसको पहचानने के लिए सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि एक फैक्ट क्या होता है। ये जो फैक्ट होते हैं, फैक्ट बेसिकली किसी पर्टिकुलर प्लेस पे पर्टिकुलर टाइम पे कोई एक्शन हुआ हो, वो उसे फैक्ट कहते हैं। जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे आज एक एक्सीडेंट हुआ, तो वो एक्सीडेंट किस कार का हुआ, किस लोकेशन पे हुआ, कौन पर्सन ड्राइव कर रहा था, वो एक फैक्ट है। कोई परचेज किया मैंने आज कोई आइटम, तो मैंने कौन सा आइटम परचेज किया, किस साइट से किया, किस डेट पे किया, वो इंफॉर्मेशन भी क्या हो जाती है, एक फैक्ट हो जाती है। तो ऐसा टेबल जो बेसिकली फैक्ट्स को स्टोर करता है, उसको एक फैक्ट टेबल कहते हैं। जैसे अपने केस में यहाँ पे ऑर्डर टेबल है। ऑर्डर टेबल पे ही बेसिकली वो सारी इंफॉर्मेशन हैं कि वो ट्रांजेक्शन कब हुआ। जैसे अगर आप यहाँ पे ऑर्डर टेबल देखते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पहली रिकॉर्ड है, वो बेसिकली बता रहा है कि कौन सा ऑर्डर हुआ है। जैसे ऑर्डर आईडी इस डेट पे हुआ था, इस कस्टमर ने परचेज किया, इस प्रोडक्ट पे, इस लोकेशन पे, इतनी क्वांटिटी, डिस्काउंट और अमाउंट था। ठीक है, तो जो ऑर्डर टेबल है वो आपका क्या हो जाता है, फैक्ट टेबल हो जाता है। अगर आप इसे रीड करते हो तो फैक्ट टेबल स्टोर द बिजनेस इवेंट और ट्रांजेक्शन दैट यू वांट टू एनालाइज। It usually contain numeric values that can be aggregated such as sales, amount, quantity, discount, profit और cost। इसका मतलब फैक्ट टेबल में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मोस्टली न्यूमेरिकल वैल्यूज ही मिलती हैं। अ फैक्ट टेबल ऑल्सो इंक्लूड्स फॉरेन कीज। ये सारी बेसिकली फॉरेन कीज होती है, लाइक कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, डेट आईडी, which link to a dimension table. Fact table are typically very large and grow continuously because they record each transaction event। और इनका एक और नेचर होता है कि वो बहुत बड़े होते हैं। अपने डेटा में भी अगर आप देखोगे तो ये जो फैक्ट टेबल था, जो ऑर्डर टेबल है, उसमें 250 रोज हैं और बाकी सारे टेबल्स बहुत शॉर्ट्स हैं, जैसे कस्टमर, लोकेशन और प्रोडक्ट। अच्छा, अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल को देखते हो तो यहाँ पे क्या आपको कोई फैक्ट दिखेगा? यहाँ पे कोई ना ट्रांजेक्शन हो रहा है ना कोई एक्शन हो रहा है। यहाँ पे बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन लिखी है उस प्रोडक्ट के बारे में। जैसे प्रोडक्ट आईडी है, तो वो प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे वो प्रोडक्ट था कौन सा, उसकी कैटेगरी क्या थी, उसकी सब कैटेगरी क्या थी, उसकी यूनिट का प्राइस क्या था। यहाँ पे ना कोई ट्रांजेक्शन है और ना कोई एक्शन होते हुए दिख रहा है। तो बेसिकली इसमें सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन है। तो जिस टेबल में सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है उसको डायमेंशन टेबल कहा जाता है। जैसे आप इसको रीड करके देखो, अ डायमेंशन टेबल स्टोर डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन दैट गिव कॉन्टेक्स्ट टू द फैक्ट। इट कंटेन्स attributes such as customer name, product name, category, region, or dates. Detail like year, month, or quarter. Dimension tables are usually smaller, change less frequently, and have a unique key that connects to the fact table. These tables are used for filtering, grouping, and labeling data in reports. ठीक है, तो यहाँ पे जो अपने डेटा मॉडल क्रिएट किया, उसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ये जो ऑर्डर टेबल है ये एक फैक्ट टेबल है, जो कस्टमर टेबल है वो एक डायमेंशन टेबल है, प्रोडक्ट टेबल भी सिर्फ प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन रख रहा है इसलिए वो एक डायमेंशन टेबल है, लोकेशन टेबल में भी लोकेशन की सिर्फ इंफॉर्मेशन है तो वो भी एक डायमेंशन टेबल है। अब यहाँ पे हो सकता था आपके पास और भी टेबल्स होते जो कि डायमेंशन टेबल है और जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं आपको फैक्ट टेबल को। जैसे यहाँ पे एक और डायमेंशन टेबल है, ये सब आपको फैक्ट टेबल को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर। मोस्टली जो सबका रिलेशनशिप होता है वो वन टू मैनी का होता है, जैसे यहाँ पे भी वन, यहाँ से भी मैनी। अगर आप इसको एज अ होल कंप्लीट पिक्चर देखते हो तो आपको एक स्टार जैसा शेप दिखेगा। ये जो डेटा मॉडल होता है इसको एक और नेम से कहा जाता है यहाँ पे स्कीमा। स्कीमा भी एक एज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर को कहते हैं। अब ये एक स्टार शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है डेटा मॉडल, तो आप इसको यहाँ पे स्टार स्कीमा कहते हैं। अब इन डिटेल ये स्टार स्कीमा होता क्या है वो अपन देखते हैं। तो जो स्टार स्कीमा होता है, which is the most used and most efficient model in Power BI. In this model, you have one center fact table. अपने केस में भी यहाँ पे क्या है, एक सेंटर पे फैक्ट टेबल है, फॉर एग्जाम्पल सेल्स।
that contain numerical values like sales quantity and profit and several surrounding dimension tables. Dimension table ने उसे surround करके रखा है such as customer, product, date, region, etc. Each dimension table has one to many relationship with the fact table. This structure is simple, perform very well and work perfectly with DAX and Power BI storage engine. तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि अपना जो डेटा मॉडल है वो भी काफी हद तक एक स्टार शेप का बना रहा है। बीच में आपका एक फैक्ट टेबल है और बाकी के सारे डायमेंशन टेबल उससे कनेक्ट हो रहे हैं। तो अभी जो अपन ने डेटा मॉडल बनाया इसको आप स्टार स्कीमा कह सकते हो। और भी स्कीमा के टाइप होते हैं, उनमें से जो सेकंड मोस्ट है वो है यहाँ पे एक स्नोफ्लेक स्कीमा। एक स्नोफ्लेक स्कीमा कैसा होता है, वो स्नोफ्लेक्स के जैसे दिखता है, जिसमें एक फैक्ट टेबल से डायमेंशन टेबल तो कनेक्ट होता है, मगर डायमेंशन टेबल के भी फर्दर सब डायमेंशन टेबल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे स्नोफ्लेक schema model is similar to star schema, but dimension tables are further broken into sub-dimension tables. For example, a product table may be split into categories and subcategory tables. While this reduces data redundancy, it increases the number of relationships and can slightly impact the performance and complexity. So it is less preferred than star schema in Power BI. अब ये दिखता कैसा है स्नोफ्लेक स्कीमा, वो अपन देखते हैं। तो जो स्नोफ्लेक स्कीमा होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसमें एक फैक्ट टेबल होता है जो कि एक डायमेंशन टेबल से कनेक्टेड है और वो फर्दर किसी सब डायमेंशन टेबल से कनेक्टेड होता है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को एक स्नोफ्लेक स्कीमा कहते हैं। और यहाँ पे स्टार स्कीमा किसे कहते हैं, जिसमें सेंटर पे एक फैक्ट टेबल होता है और बाकी के सारे डायमेंशन टेबल उससे कनेक्टेड होते हैं। इस वीडियो में अपन देखेंगे कि फिल्टर डायरेक्शन होता क्या है, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, इससे इम्पैक्ट क्या आता है और ये कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देखते हैं। जब आप एक डेटा मॉडल को क्रिएट करते हो तो यहाँ पे आप देखोगे कि दो टेबल्स के बीच में आपने रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया। यहाँ पे वन टू मैनी का एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया और उसके बीच में आपको एक एरो दिख रहा है। ठीक है, ये एरो ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है कि लोकेशन से वो फ्लो करते हुए कहाँ पे आ रहा है, ऑर्डर्स में। कस्टमर टेबल पे भी आपको एक एरो दिखेगा कि ये एरो कस्टमर टेबल से एरो जाते हुए किसकी तरफ जा रहा है, ऑर्डर्स टेबल की तरफ। ये फिल्टर डायरेक्शन का एरो होता है। फिल्टर डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि कौन सा टेबल किस टेबल को एज अ फिल्टर कर सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कस्टमर से ऑर्डर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कस्टमर टेबल ऑर्डर टेबल को फिल्टर कर सकता है। मतलब कस्टमर टेबल में किसी भी कॉलम को आप यूज कर सकते हो एज अ फिल्टर फॉर ऑर्डर टेबल। तो अपन इसको बना के देखते हैं। जैसे अगर मेरे पास एक टोटल सेल्स का मेजर है और टोटल सेल्स कहाँ से आ रही है, वो आ रही है ऑर्डर टेबल्स में। तो मैंने यहाँ पे सेल्स अमाउंट को ड्रॉप कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 13 मिलियन कुछ टोटल सेल्स आ रही है। अब मैं एज अ स्लाइसर अगर इस्तेमाल करता हूँ कहाँ से, कस्टमर टेबल से। तो मैंने कस्टमर टेबल से एक स्लाइसर लिया कस्टमर नेम से। ठीक है, तो मैंने कस्टमर नेम लिया। तो ये वाला स्लाइसर क्या बताएगा कि मैं किसी भी कस्टमर नेम का यूज कर सकता हूँ टोटल सेल्स को फिल्टर करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे किसी भी पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरी जो टोटल सेल्स है वो क्या हो जाएगी, फिल्टर हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे कस्टमर टेबल ऑर्डर टेबल को फिल्टर कर रहा है। मगर यहाँ पे आप कोई एरो नहीं देखोगे कि ऑर्डर टेबल्स कस्टमर टेबल को फिल्टर कर सकता है। अगर मैं ट्राई करता हूँ कि कोई ऑर्डर टेबल्स में अपन कोई ऑर्डर को अगर आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ऑर्डर किस कस्टमर का था, तो वो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता अभी। जैसे अगर मैं करके देखता हूँ, अगर नीचे मैंने एक टेबल बनाया कस्टमर के नेम्स का। ठीक है, सबसे पहले तो इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे कस्टमर के सारे नेम्स हैं। अब मेरे को एक स्लाइसर चाहिए जिसमें मैं ऑर्डर्स को ले सकूं। तो मैंने एक ऑर्डर आईडी वाला स्लाइसर लिया। अगर अब मैं किसी एक सिंगल ऑर्डर से ये देखूं कि कौन से कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया था, जैसे मैंने 2 पे क्लिक किया, तो आप देखोगे कि सारे कस्टमर की लिस्ट अभी भी वैसी की वैसी है, 3 4 1। तो यहाँ पे आप कोई सा भी कस्टमर को फिल्टर नहीं कर पा रहे कि ये ऑर्डर किसने किया है। क्यों? क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ये कस्टमर से ऑर्डर की तरफ जा रहा है, ऑर्डर से कस्टमर की तरफ नहीं आ रहा। तो इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है बाई डायरेक्शनल और एक होता है सिंगल डायरेक्शन। मतलब यहां से सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं और इसकी प्रॉपर्टीज पे जाता हूं तो आप देखोगे यहाँ पे क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन होता है, ये सिंगल पे सेट है। मैं इसको बोथ पे कर देता हूँ तो बोथ बाई डायरेक्शनल हो जाएगा। अब मैंने सेव किया
तो आप देख सकते हो अब ये एरो इस तरफ भी जा रहा है और इस तरफ भी आ रहा है। अब मैं यहाँ पे इस तरीके को इस्तेमाल करके देता हूँ। अब क्योंकि ऑर्डर टेबल से फिल्टर कस्टमर टेबल की तरफ भी जा रहा है, तो मैं ऑर्डर से यूज कर सकता हूँ कस्टमर को फिल्टर करने के लिए। जैसे अब मैंने यहाँ पे 2 पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हो कि 2 वाला जो ऑर्डर था वो किसने किया, नेहा। ये इसके पहले पॉसिबल नहीं था जब तक वो डायरेक्शन सेट नहीं था। अब 4th वाला ट्रांजेक्शन इसने किया, 6th वाला, 7th वाला इस पर्सन ने किया। तो आप देख सकते हो कि इस टाइप से आप दोनों ही ट्रांजेक्शन को बना सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में अपन ने पूरा कंप्लीट डेटा मॉडल बनाना देखा, डिफरेंट टाइप के स्कीमास देखे। यहाँ पे ये वाला पार्ट एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और यहाँ पे आप कंटिन्यूअसली पावर